मैं अब आगे बढ़ते हुए बाबा फैलबू साहब से गुजारिश करूँगा। स्पीकर साहब ने जो गुफ्तगू की है, आपका जो अपना एज़ पार्लियामेंटेरियन, एज़ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक्सपीरियंस है, इस हवाले से जो भी आप कहना चाहते हैं, प्लीज़ आइए। जी, आप सबकी खिदमत में बड़े अदब एहतराम के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्यारे भाई सैमसन सलामत साहब का, बैत खोकर साहब का, जवेद गिल साहब का, जिन्होंने ये बड़ी खूबसूरत जो है वो बैठक बिठाई और बड़ी अहम जो वक्त की ज़रूरत है उस पर बात करने का सबको मौका मिल रहा है। तो मैं भी अपनी नाक़िस समझ और अक्ल के मुताबिक अभी जूनियर हैं, पहली दफ़ा MPA बने हैं, अभी सीख रहे हैं। तो स्पीकर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें की हैं। तो सबसे पहले ना, जितने भी तजर्बे हैं या जितने भी आइडिए हैं, बात यहाँ भी आप किसी को भी खड़ा करेंगे तो वो बातें तो अच्छी और बड़ी बड़ी भी कर सकता है, लेकिन जो अभी तक मैंने सोचा है, मैंने देखा है कि हमारी कौम की बेहतरी के लिए सबसे पहले जो हमें काम करने की ज़रूरत है, अपनी ज़ात से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम अपनी अपनी ज़ात में हर लिहाज से अगर कोई काम है तो उसमें भी हम चाहते हैं बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरा ही नाम हो। अगर कोई कहीं बात करने का मौका मिलता है हमें, तो वहाँ भी सबसे पहले हम अपनी ज़ात का सोचते हैं, कौम का नहीं सोचते। वो ख्वाह कोई भी हो, होंगे अच्छे लोग, लेकिन मुझे तो अभी ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं तो जैसा मेरा अपना ख्याल है उस तरह के ख्याल पे बात कर रहा हूँ। तो हमें इस बात से बाहर निकलना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी हमारे अंदर जो कमज़ोरी है कि एक बंदा अच्छा काम कर रहा है या कोई NGO अच्छा काम कर रही है या चर्च अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें मैं शामिल नहीं, इसलिए वो काम गलत है। मैं हर हाल में उसकी मुखालफत करूँगा, हर हाल में मैं उसमें से कीड़े और कमियां निकालूँगा, क्योंकि उसमें मैं शामिल नहीं, मैं ही अक्ल कुल था, मेरे पास ही वो फरिश्तों का भी नज़ूल था, खुदा के साथ भी मेरा ही राब्ता था, सब कुछ ही मेरे पास था, तो मुझे शामिल नहीं किया गया, इसलिए भी वो सारा कुछ ही गलत है। तो कौमें ऐसे नहीं चलती, कौमें ऐसे बनती भी नहीं, ऐसे संवरती भी नहीं। हम एक मकाम से गिरे हैं, हम वाकई गिरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम इस मुल्क में लीडिंग पोजीशन में थे, हमारी बड़ी खिदमात हैं अपने इस प्यारे वतन के लिए, मुल्क के लिए, लेकिन वो सारा कुछ कहीं गुम हो गया है और उसे गुम करने में हमारा अपना किरदार है, किसी दूसरे का नहीं है। उसको याद भी हमने करवाना था और उसको कायम भी हमने रखना था। और जब आप गिर गए हैं तो जो बंदा गिर जाता है फिर वो खुद से उठना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसे कोई और ज़ोर आवर या ताकतवर आके सहारा देता है तो फिर वो खड़ा होता है। तो ये भी बात दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि हम बाकी कम्युनिटी की बात करते हैं, मिनॉरिटी की बात करते हैं, उनके पास एक कार्ड है, वो एक कार्ड के ऊपर ही यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमारे पास दुनिया की तमाम सुपर पावरें, तमाम बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वहाँ भी अफसोस है जिनकी रसाई होती है, जो वहाँ पहुँचते हैं फिर वहाँ ज़ात की बात होती है, कौम की बात नहीं होती। जब तक हम कौम ना बनेंगे, कौम की बात ना करेंगे, और रहेगी मेरे उस मजबूर ख़ानदान घराने की बात जो 25, 30, 40 हज़ार रुपये में अपना महीना जो है वो गुजार रहा है, जिसका बाप अनपढ़ था, माँ अनपढ़ है, सारा ख़ानदान अनपढ़ है। अगर उनका बच्चा 10वीं या 12वीं पढ़ लेता है, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई नहीं उसको बताने वाला कि बेटा आप ये ना करें, आप ये कर लें, आप ये कर लें, ये कर लें, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे अगर इल्म भी होगा तो मैं समझूंगा कि ये बच्चा कहीं तरक्की ना कर जाए, इसलिए मैं इसे गलत गाइड करूं या इसे क्यों बताऊं। कौम इसी तरह ही है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं, एक दूसरे की बेहतरी के लिए सोचें, ना कि एक दूसरे की नाकामियों पे बात करें या इन चीज़ों पे जाएं। तो आज इस वक्त तो सिर्फ दो ही हथियार हैं हमारे पास, एक तालीम है और दूसरा हुनर है। इसके बाद एक हथियार तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो हमने सुन सुन के ऐसे हुक्म के हुकूमतों के ताबे रहना है, पता नहीं क्या क्या,
तो वो एक चीज़ थी जुर्रत। वो तो हमारी जो यूथ है या हमारे जो बच्चे हैं या हम हैं, वो तो बिल्कुल ही हमने ख़त्म हो गई है। अगर जुर्रत हो तो फिर भी आप इनकलाब लेके आ सकते हैं। ख्वाह आगे जितना मर्जी आपका दुश्मन या आपको दबाने वाला ताकतवर हो, आपके अंदर जुर्रत होगी। जब जुर्रत होगी तो फिर डर नहीं होगा। तो जो डर है वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये आप बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। हम भी हर जगह यही बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को अगर हुनरमंद बना लेंगे तो फिर भी वो ख़ानदान तरक्की की तरफ चले जाएंगे। और तलीम बिल्कुल बड़ी ज़रूरी है। लेकिन आप कभी सर उस घर में जाएं जिसका बच्चा 13-14 साल का हो जाए और घर में खाने को कुछ ना हो, तो वो कैसे उसे स्कूल में भेजेगा? वो कैसे उसे स्कूल में भेजेगा? वो यही कहेगा कि ये कहीं चला जाए, कहीं से शाम को 200-400 ले आए ताकि हम अपने घर का निज़ाम चला सकें। तो यही कौम बनने का यही है कि मैं तो ये बताना नहीं चाहता। मैं शुरू से ही, जब से खुदा ने मुझे, मैं अपने वालिद साहब के साथ 16 साल का था, जब कहीं ना कहीं आता जाता रहता था इन सारे खिदमत के कामों में, तो हमेशा अपनी किसी खुशी को तर्क करके, अपने बच्चों की खुशी को तर्क करके, किसी बच्चे या बहन भाई या फैमिली को देखा है कि इसको हमारी मदद की ज़रूरत है तो पहले उसकी मदद की है। इसलिए की है कि खुदा ने हमें एक कौम बनाया है। तो अगर तभी मैं उसे अपना अज़ा या बाजू या कुछ समझूंगा, अगर मैं उसके दुख को या उसकी उस तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ जान के, अपने बच्चों की किसी डिमांड को रोक के किसी को वो दे देना, ये बड़ी बात है। तो कौम परस्त होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कौम परस्त ना होंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। जैसा मर्ज़ी कोई, और जैसे अभी स्पीकर साहब ने कहा सर, वो भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कोई पाकिस्तान में ऐसा घर या बच्चा या ख़ानदान नहीं होगा जो रात को अपनी चारपाई पे लेटा हुआ भी ये प्लान ना कर रहा हो कि पैसे कैसे कमाऊँ। वो उसके लिए कोशिश भी करता, लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ नहीं। पैसे तो किसी चीज़ से बनने हैं। पैसे तो वही हैं, जहाँ आपको कारोबार करें तो कारोबार करने के लिए भी पैसे होने ज़रूरी हैं। पैसे होंगे तो आप कारोबार करेंगे। उसके बाद अगर तलीम है, तलीम के लिए भी वसाइल की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आपको कारोबार हुनर का मान के अपना करना चाहते हैं, उसके लिए भी वसाइल की ज़रूरत है। तो वसाइल हम एक दूसरे के लिए अगर पैदा करने शुरू कर देंगे तो यकीन जाने मुझे एक शख्स ने ना बात कही, तो बात तो उसने छोटी सी कही, लेकिन बाद में मैंने उसको सोचा, मैंने कहा यार बात तो ये बहुत बड़ी कर रहा है। उसने मुझे कहा कि आपके इधर कितने घर हैं? मैंने कहा कि 200-250 के लगभग हैं। कहता ख़ानदान 250 गिन लें, 200 गिन लें। अगर आप 1000 रुपया 1000 रुपया पर फैमिली दे और 10 साल बाद आपके यहाँ 100 बच्चा जो उसका अपना कारोबार होगा, और 1000 रुपया कुछ भी नहीं अगर हम करें, लेकिन हम ऐसा कुछ करते भी नहीं। दूसरा अगर को करने की बात करे तो फिर हम उस पर एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं करते। वो पैसे लेगा कौन, रखेगा कौन, जाएंगे किधर? तो इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर आज हम सोचेंगे, आज को ख्वाब देखेंगे, तो फिर उनकी तबीर की तरफ हम जाएंगे। तो हमें वाकई सोचने की ज़रूरत है। हम नीचे अगर जाएं, मैं क्योंकि गांव में रहता हूं, रोज़ाना लोगों को मुख्तलिफ़ देहातों में मिलता हूं, बड़ा ही मुश्किल वक्त लोगों का गुज़र रहा है। और कौमी तौर पे हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और बिल्कुल दिन ब दिन हम बजाय बेहतरी की तरफ जाने के, हम जो हैं वो 1 2 4 10 ख़ानदान अगर हो भी जाएं तो उसको आप तरक्की तो नहीं कह सकते। तरक्की तो तब ही होगी जब आम हमारे जो बहन भाई हैं उन तक वो तरक्की पहुंचेगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब सैमसन सलामत साहब। बाबा जी, आपके लिए बहुत सारी तालियां और आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं एजाज साहब आपको दावत दूं, आप दो जो हमारे मेहमान हैं इनकी गुफ्तगू में के नतीजे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जो आपने बात कही कि पॉलिटिक्स में हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो इस साल हम रवादारी तहरीक की तरफ से एक फ़ेलोशिप शुरू कर रहे हैं नौजवानों के लिए, दैट इज़ फॉर माइनॉरिटी यूथ, पॉलिटिकल स्कूल फॉर माइनॉरिटी यूथ, जिसमें हम नौजवानों को सियासत पढ़ाएंगे, सियासत के नज़रियात पढ़ाएंगे,
लेकिन उसके साथ साथ हम मोटिवेट करेंगे नौजवानों को एक्टिव पॉलिटिक्स में कैसे जो है वो हिस्सा लेना है। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म का जो है वो होगा मंसूबा, जो मुकम्मल रेजिडेंशियल नहीं होगा। नौजवानों की सहूलत के लिए हर महीने हम दो दिन के लिए या एक दिन के लिए जो है वो रखा करेंगे इसको, और नौजवानों को लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो हम एंगेज करेंगे। और आप दोस्तों को जिनका एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस है और पार्लियामेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एंगेज होने का एक्सपीरियंस है, हम आप जैसे दोस्तों को उसमें भी जो है वो दावत दिया करेंगे ताकि आप नौजवानों से तफसीलन जो है वो बातचीत कर सकें। तो इस साल हम उम्मीद करते हैं कि हम इस इनिशिएटिव को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। बट दैट विल नॉट बी अ काइंड ऑफ एनजीओइस्टिक इनिशिएटिव, दैट विल बी अ वॉलंटरी काइंड ऑफ इनिशिएटिव जो रवादारी तहरीक जो है वो शुरू करेगी इस साल। एजाज साहब तशरीफ़ लाइए, आप सबकी तालियों में एजाज भाई। शुक्रिया सनसन भाई। और सबसे पहले मैं एंथनी नवीद साहब जो डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली हैं उनको वेलकम है। हमेशा जब भी आते हैं हमेशा हमारी कहीं ना कहीं इस हवाले से नशिस्त होती है। वसीम सिंधु साहब हमारे कलीग हैं पंजाब असम्बली में, और बाकी आप सब लोग जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, हर एक तो मैं फ़र्दन जानता हूँ, सबके साथ एक अच्छा रिलेशन भी है। आज जो बातचीत डिप्टी स्पीकर साहब ने की या बाबा फैलबू साहब बात कर रहे थे, तो मैंने तो तकरीबन 8-10 सालों में जो एनालिसिस किया है, मेरे ख़्याल में तो सबसे जो अहम बात है वो यूनिटी की है। क्योंकि आज जो हम अपनी कौम का हाल जो देख रहे हैं उसमें बुनियादी जो बात है वो यूनिटी है, जिसकी बुनियाद पर हम यहाँ पे, और ये ऐसी बात नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अभी पिछले दिनों हम एक अमेरिकन डिप्लोमेटिक से मुलाकात थी, तो उसमें 8-10 साल से इनसे मिल रहे हैं, डिप्लोमेट से मिलने का इत्फाक हो रहा है, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने इस तरह का सवाल किया तो मेरे लिए ये हैरानकुन बात थी कि उन्होंने कहा कि आप सब लोग इकट्ठे हैं। तो ये बड़ा एक अजीब सवाल था, और उन्होंने इससे आगे बात की कि आप इकट्ठे मिलकर कोई अपना प्लान बना सकते हैं। तो उनका इशारा इस तरफ था कि वो हमारी तमाम जो हमारी कम्युनिटी के अंदर चल रहा है इन बातों को वो जानते हैं। आज यकीन करें कि अफसोस इस बात का होता है कि हम चाहे असम्बली में हैं, असम्बलियों के बाहर हैं, आप चर्च में हैं या चर्च के बाहर हैं, किसी भी शोबे में जहाँ पे हमारी कम्युनिटी मौजूद है, चाहे वो डेवलपमेंट सेक्टर हो, चाहे वो वकला है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ पे ग्रुपिंग है। और ये कोई किसी से ढकी चुपी नहीं है कि वो कोई बिहाइंड द किचन ये कर रहे हैं, ये बात ओपनली सबको पता है। तो कौमों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा यूनिटी तो बुनियादी फ़लसफ़ा है ना। आप देखें, आपके पास आप बात करते हैं कि यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। अब आपके पास सिविल यूथ तो है नहीं, आपके पास वो यूथ है जो चर्च के साथ एंगेज है, और वो जिस चर्च के साथ एंगेज है वो यूथ जो है उस चर्च का जो सीनियर पास्टर है वो बनना चाहती है। उसका कोई बाहर उसका और कोई आइडियल ही नहीं है, इसके अलावा वो वहाँ तक की महदूद है। इसके अलावा बाकी मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं अटेंड, मैंने जितने लीडरशिप के प्रोग्राम अटेंड किए हैं
जितने यूथ लीडरशिप के अटेंड किए वो सारे चर्चिज़ के साथ लिंक किए। तो हम तो यूथ के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं, और यूथ कहाँ से लाएं? जो यूथ चर्च के साथ है वो तो सीनियर पास्टर बनना चाहती है वो तो आपके साथ, उनको तो पता ही नहीं है। हम तो कहते हैं ना कि ये लीडरशिप भी बहुत प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन 8-10 सालों में मैंने तो नहीं की लीडरशिप नज़र आ, ना उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट से कोई लीडरशिप आई है, ना यूथ से आई है, ना किसी और कहीं से आई है। वही पुराने लोग हैं और वही लीडर्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि ये डिग्रियां जो है ये वक्त का ज़िया है। अभी इस साल जो 27 जो पंजाब की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का डाटा आया, 15% जो एडमिशन है वो कम हुए हैं पिछले साल से। आपके मेडिकल कॉलेजेस में 15 से 20% जो है वो सीट्स खाली चली गई हैं। इसलिए कि जिस बात की डिप्टी स्पीकर साहब ने निशानदेही की और बाबा फैलबूसी साहब थे कि दुनिया अब स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के जो अदारे थे बड़े मशहूर, हम सुनते थे सरगोदा वाला, वो बंद हो गया। इसके अलावा सेंट पैट्रिक्स था, वो भी मेरे ख्याल कराची वाला। इसके अलावा CTTC तो चल रहा है, लेकिन वो उस स्पीड से नहीं चल रहा। डॉन बॉस्को का शुक्र है कि पिछले 2 साल से डॉन बॉस्को पिछले 2 साल से बड़ा अच्छा वहाँ पे काम हो रहा है। तो देखें आपके पास टारगेट क्या है। आपकी 2% लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, आपके 49% बच्चे जो हैं वो मैट्रिक तक जाते हैं। तो हम 49% को टारगेट ही नहीं कर रहे, हम 2% के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि हम कहते हैं कि इनको हायर एजुकेशन में। तो बुनियादी बात है कि हमें जो आज आपने लिखा है ना कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। स्ट्रेटजिक प्लानिंग किसने करनी है? पॉलिटिशियन तो बेचारे फंसे इसलिए हैं कि सिलेक्शन इलेक्शन जनाब ये हमारे नुमाइंदे नहीं है जी। हर बंदा दूसरे दिन पोस्ट लगा देता है ये हमारे नुमाइंदे नहीं, सुबह आके तस्वीरें भी हमारे साथ खिंचा रहे होते हैं तो ये जो हमारी जो डबल फेसेस है ना, इनको हमें ख़त्म करके एक थिंक टैंक जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, जो कि हमारी इन सारी चीज़ों को एक तरह। सबसे पहले तो हमें 78 सालों में पता ही नहीं है कि हमारे मुतालबात क्या है। जो स्पीकर साहब ने बात की कि हिंदू कम्युनिटी ने अपना तशख़्ख़ुस इस तरह बनाया। देखिए आज भी सिंध में उनकी हिंदू कौंसिल जो है ना वो सबसे ज़्यादा मजबूत अदारा है। वो उसके प्लेटफॉर्म पे वो बच्चियों की शादियां भी करते हैं, वो उसी प्लेटफॉर्म पे अपने मुतालबात भी बताते हैं। लेकिन हम एक दूसरे को मान ही नहीं रहे। जब तक आपने की जनरल, मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि आज भी यूहन्नाबाद जो 60,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहार कॉलोनी जो 40,000 की है, वारिसपुरा है, वहाँ आप नायब नाज़म मुसलमान नहीं लेते, आप जीतते नहीं। मैं अभी पिछले दिनों एक मिनिस्टर साहब के साथ चला गया यूहन्नाबाद में, तो हमारी कौम का हालात देखें कि मुझे अफसोस भी हुआ इस बात पे डिप्टी स्पीकर साहब कि मैं आपके साथ बड़ी इनकी सारी से बात करना चाहता हूँ कि मैं उस मिनिस्टर के साथ गया, मैंने उस यूहन्नाबाद को मॉडर्न लोकेलिटी बनाया है 40 करोड़ लगा के, फिर वहाँ के 40 कैदियों को छुड़वाया है। तो मिनिस्टर साहब ने अभी वादा करना था तो मैंने करवाया हुआ, तो भज उन्होंने हार पाई जाते मैनू कोने चलाया ऐसे। तो मैं वहाँ पे इलेक्शन पे खड़ा हो जाऊँ ना, 200 वोट से मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगा, इसलिए कि मैं मसीही हूँ। ये एक अफसोसनाक पहलू हुआ, और यही इस तरह की सिचुएशन बाहर कॉलोनी में भी हो। वारसपुरे में आज तक कोई क्रिश्चियन जो है 40,000 कॉन्स्टिट्यूंसी का वो हल्का है,
वहाँ पे आज तक कोई नाज़म क्रिश्चियन नहीं आया, इसलिए कि हमारी अपनी डिविजन्स है, हमने अपने ही एक कैप्सूल के अंदर बंद हो गए हैं। तो मैं तो बहुत दफ़ा, लेकिन मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हमारे पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज आप बिशपों को, पादरियों को, आप शायद बिशप हाउस में ना मिले, आपको कचहरियों में मिल जाएंगे। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या था। हम पॉलिटिकल लोग, हम समाजी लोग, तमाम लोग चर्चिस में जाते थे। चर्च हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन आज वहाँ से भी आपको कोई मुस्बत आवाज़ नहीं आ रही। आज डिनोमिनेशन की बात हो रही है, नेशन की बात नहीं हो रही। आप जब तक डिनोमिनेशन से निकल कर नेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो ये स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए ज़रा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये अवेयरनेस कौन देगा। अभी पिछले दिनों एक कैरियर काउंसलिंग की किसी प्रोग्राम में गया, तो एक फादर साहब कैरियर काउंसिल पे लेक्चर दे रहे थे। मैंने उससे पूछा, भाई आपको कैरियर काउंसिल क्या मतलब कि आप जब तक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, आप जब तक एक्सपर्ट लगा के अपनी यूथ को, अपने लोगों को बताएंगे नहीं, तो यकीनी तौर पर हम उनको क्या दे रहे हैं। हमने आज तक 78 सालों में क्या बेचा है। हमने एसपी सिंघा का चूरन बेचा है, जस्टिस कर्नेलियस की कॉन्फ्रेंसें करा ली हैं, ठीक है। मुझे एक बंदा ही बता दे, चले हमारी बहन वकला बैठे हैं, कि जस्टिस कर्नेलियस को कोई मुझे बता दे किसी क्रिश्चियन ने मुझसे मिला। वो किसी क्रिश्चियन से मिलते ही नहीं थे भाई, वो कि और ही ब्रीड के लोग थे। तो ठीक है, दैट वाज प्राइड, लेकिन मेरी बात सुने, हमें जो हमारा फ्यूचर है हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेन आपको की है कि सबसे बुनियादी इसमें जो एक ही चीज़ मुझे नज़र आती है, और यूनिटी, वो किसने करनी है। ये एक 100 मिलियन क्वेश्चन है, और ये मैं छोड़े जाता हूँ। मेरे पास तो कोई ऐसा हल नहीं कि ये किसने करना है। थैंक यू वेरी मच। गुजारिश करूँगा हमारे भाई वसीम अंजम संधू साहब, आपका एक तो बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाएं और गुफ्तगू फरमाएं, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू को ओपन करें। मसीह यसू के ज़िंदा पाक बबरकत अल-फतह नाम में फ़र्दन हमारे डिप्टी स्पीकर अंतरी साहब, साबिक़ सूबाई वज़ीर एजाज़ आलम गस्टियन साहब, इसी तरह से उबैद खोखर साहब, जवेद गिल साहब, और आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन सैमसन सलामत साहब, चेयरमैन रवादारी, आप सबको इस्लामी क़दर पेश करता हूँ। और आज की ये बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग, जिसमें बड़ी सारी कौम को अपलिफ्ट करने के लिए मसाइल पर रोशनी डाली गई, सब ने अपने अपने वो बातें बताई जो उनके इलाका जात में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं। हमारे मसाइल से कोई भी बंदा ओझल नहीं है, या कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको हमारे मसाइल के बारे में पता नहीं है। वो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब से लेकर एंड के स्पीकर तक ये बात की गई। लेकिन अब ये 78-9 ईयर हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, हम इसी सिलसिले में चलते जा रहे हैं। अब हमने इसमें से निकलने की बात करनी है। इजाज़ भाई बता रहे थे कि जी यूनिटी एक हल है कि हम निकल सकते हैं। बिल्कुल नो डाउट, ये एक इत्तेफाक में बरकत और इकट्ठे रहने की बात दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम इकट्ठे होंगे तो बड़े बड़े मसाइल भी छोटे हो जाएंगे, हम उनको अबूर कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। ये जो मेजर चीज़ 2-3 जिस पे मैं रोशनी डालना चाहता हूँ, और वो हम सब इकट्ठे इसका हल की तरफ जा सकते हैं।
एक दो जो मुझे हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि हमारी मर्दमशुमारी का हमारा बड़ा इशूज़ है, जिसको मैंने बड़े बारीक बीनी से देखा है। काशिफ साहब बैठे हुए हैं, आप भी सब बड़ी तहरीकें आपने चलाई हैं, आप इलेक्शन पे बड़ी बात करते हैं। बेशक एक चीज़ मेरी नज़र में बड़ी तेज़ी से और बड़ी ज़्यादा गुजरी है, वो ये है कि नादरा में एक बंदा बाय बर्थ क्रिश्चियन है, उसका फादर क्रिश्चियन है, पूरी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होता है, तो उसके रिलीजियस खाते पे इस्लाम लिखा जाता है। ये बात मैंने इसके लिए क्वेश्चन डिप्टी स्पीकर साहब आपसे रहनुमाई लेकर, एजाज भाई बैठे हुए हैं, इनसे मैंने कुछ काफ़ी क्वेश्चन ये रेडी किया हुआ है। ये असेंबली के फ्लोर पर मैं बहुत जल्द इसको मैं लेके जाऊंगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हैं। ये अगरचे के देखे जाएं कि हम अगरचे थोड़े शो होते हैं, ये एक फितरती चीज़ है जहाँ पर इंसान ज़्यादा होते हैं, कास्ट ज़्यादा होती है, कौमियत ज़्यादा होती है, कि लोग ज़्यादा होते हैं, उधर बाकी लोगों का तवज्जो भी ज़्यादा होती है। हमें प्री प्लान कम दिखाया जा रहा है, कम शो किया जा रहा है। अभी बता रहे थे योहानाबाद में 60,000 वोट हैं, तो मेरे दनिश में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो 16-16 हज़ार लेकर MNA बने हुए हैं। इनकी कराची का कि बंदा MNA वो 16,000 लेकर वोट बना हुआ है। तो सीटें अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में देखें कितने वही ना। तो कहने का ये मतलब है कि वैल्यू होती है, ये इस तरह से ख़ानदानों के रिकॉर्ड ख़राब हुए पड़े हुए। इसके लिए हम सब ने सिर जोड़ना है। उसके लिए भी बार बार प्लेटफार्म की बात की जा रही थी, तो हमारे पास एक खूबसूरत प्लेटफार्म है, वो चर्च है। हम जितने भी हमारे पासबान हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, वो समझते हैं मेरा काम सिर्फ कलाम सुनाना है, लोगों की रोज़मर्रा के मसाइल से का आगाह करना, इसके बारे में एजुकेट करना मेरा काम नहीं है। लोगों को एजुकेशनल एम्पावरमेंट के बारे में कि तालीम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है वो बताना हम ज़रूरी नहीं समझते। इसके लिए भी एक तहरीक चलाई जा सकती है, जिस तरह से शमसन भाई रवादारी की तहरीक को लेके चले हैं, माइनॉरिटीज़ के इशू को लेके चले हैं, इसको भी इसमें शामिल करें। तो मैं यही दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि ये भी आप ही का काम है, ये मत भूलिए, क्योंकि कलाम खुदा में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है। शागिर्दों ने खुदा यसु मसीह से कहा कि खुदावन है उस्ताद, इन सब को रुखसत कर, ये सामने के शहर से जाकर खाना मूल लेकर, रात शाम हुए जाती है, ये खाना खा लें। तो खुदा यसु मसीह तुम ही दोगे। तो खाना इट मीन के फ़िज़िकल नीड है, जिस्मानी ज़रूरत है, तो वो खुदा यसु मसीह ने पासबानों से शागिर्दों को कहा कि तुम ही दोगे। तो ये भी ज़रूरत हमारे जो पासबान अगर ज़िम्मेदारी को बेड़े को उठा लें, हमारी बात को सियासी बंदे हम जितनी मर्ज़ी खूबसूरत बात करें, कभी कभी हम अपने सारे वक्त को ज़ाया करें, पैसे को खर्च करें, और फिर भी हमारी बात पे इतना वो नहीं करते कि ये पाकिस्तान में जो सियासी लोग हैं इनकी बात में गलत बयानी आ जाती है। लेकिन चर्च जो होता है, चर्च की बात को वैल्यू दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेड़ा अगर चर्च उठा ले तो कुछ ना कुछ इसमें से बेहतरी आ सकती है। चलें इकट्ठे ना भी हों, उसके चर्च में जो लोग आते हैं वो तो उनको तो बता सकते हैं। चर्च देखो, और संडे को सर्विस होती है, सर नहीं होना ये तो नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब एक प्लानिंग की जाती है, एक स्ट्रेटजी की जाती है, एक मंजिल का पता चल जाता है कि वो हमारी मंजिल है। तो देखो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में ये गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं, लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं होती। उनकी पॉलिसी ये होती है कि हमने आगे निकलना है, हमने ये करना है, जो भी उनकी प्लानिंग में होता है वो करते हैं। इसी तरह से हम सब ने भी, अगर हम पिसा हुआ तबका हैं, हम हर तरह से अनपढ़ रह गए हैं, हम तालीम से पीछे जा चुके अपने मकसद से, हालांकि एजुकेशन तो है ही मसीहों के पास थी, जिम जो सारे हॉस्पिटल मसीहों के थे, ज़्यादातर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ मसीहों के पास थी। आज हम बहुत पीछे चले गए हैं। मुझे ये भी बड़ा अफसोस है कि
जितने हमारे बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ पे नाम हमारे से हैं, FC कॉलेज है, सेंट एंथनी कैथीड्रल है, वहाँ पे जाके देखो तो सही क्रिश्चियन बच्चे कितने हैं। मैं ये भी ज़रूरी किसी ना किसी फोरम पे, असेंबली के फ्लोर पे भी मुझे कहना पड़ा, मैं कहूँगा बात कि हमारे बच्चे कितने हैं, वहाँ हमारे नाम से इदारे हैं और हमारे बच्चे, मैंने पूछा सेंट एंथनी में तो कहते हैं जी 51% मुस्लिम है और 49% क्रिश्चियन है, और मुझे पता है ये भी बात गलत थी सर, ये गलत था, मुझे पता है, मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि वो बात गलत थी। हमारे क्रिश्चियन बच्चे, इदारे हमारे हैं, फंड हमारे नाम से आता है और हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ ही नहीं सकते। वो आपके पार्लियामेंट एरिया से तो उठाना था ये मुद्दा, आजकल वो पार्लियामेंट एरिया वो फादरों और बिशपों के अंदर से नहीं होता है। सर यही बात है, ये बड़े सारे इश्यूज़ हैं, वो उस बात पे मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। जब तक हमारे बंदे, हमारे आपके नुमाइंदे, हमारे नुमाइंदे आवाम से वोट लेकर नहीं आएंगे, वो आपके मसाइल को नहीं समझ सकते। उनको आपकी आवाम का वोट का, आपका तमाद होना बहुत ज़रूरी है। अगरचे मैं सिलेक्शन सिस्टम का हिस्सा हूँ, लेकिन मेरी इस मामले में जद्दोजहद हमसन भाई के साथ है कि आवाम को इलेक्शन में होना चाहिए। अभी बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा, अभी तो डिप्टी स्पीकर साहब 100 चेयरमैन की बात कर रहे थे, नो डाउट कि पंजाब में 100 चेयरमैन बहुत इजी निकल सकता है क्योंकि हमारी यूनियन काउंसिल छोटी हो चुकी हैं। लेकिन अगर वो समझता है कि उसके 100 चेयरमैन बनने के उसके पास वोट नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो काउंसलर के लिए इलेक्शन ज़रूर लड़े। अगर उसके अपने ख़ानदान के या अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के 100 वोट भी एक यूनियन काउंसिल में है तो भी वो इलेक्शन ज़रूर कंटेस्ट करे, क्योंकि 8 लोग इलेक्शन जीतेंगे, 8 लोग इलेक्शन जीतेंगे जिनके पास पार्टी का निशान नहीं होगा, कोई भी इंडिपेंडेंट निशान होगा। तो मैं बड़ी गारंटी के साथ कहता हूं कि जो लास्ट में 8वें नंबर पे इलेक्शन जीतेगा उसके पास 200-250 वोट होगा सर, क्योंकि मैं 2001 में भी इलेक्शन जीता हूं, मैं 2005 में भी इलेक्शन जीता हूं, हम जो सब जानते हैं। 2005 में मेरे जो चेयरमैन था, नाज़म था, उसके वोट 3300 कुछ थे और मेरे 3600 से ज़्यादा वोट थे। तो जब वो 8वें नंबर, उस पर 9 सीटें थी शायद गालबन, जो 9वें नंबर पे था उस पर 144 वोट वाला मेंबर बना था मेरी यूनियन काउंसिल। तो अभी भी इस तरह का सिस्टम आना है, लेकिन इलेक्शन से घबराइएगा ना, बहुत सारे आपके मसाइल का हल आपका इलेक्शन है। तो हमने एक जो करारदाद यहाँ पर मूव की है, उस पे हम चाहते हैं कि हमें डबल वोट का राइट दिया जाए। आप अपने नुमाइंदे को भी वोट कास्ट करें और आप मुस्लिम नुमाइंदे को भी वोट कास्ट करें, धन्यवाद, ताकि हम इनके साथ जुड़े भी रहें और आपका नुमाइंदा भी आपके मसाइल को भी जानता हो, आपके टेलीफोन भी अटेंड करे, आपकी प्रॉब्लम को भी देखे, आपके पास खुशी गमी में भी आए, और इसी तरह से ये आपके मसाइल कम होंगे। अदरवाइज़ बड़ी सारी हमने यहाँ पे बातें की हैं, उनका हल हमारे पास है। अगरचे कि हम कभी कभी अपनी शनाख्त की बात करते हैं, भाई शनाख्त की बात देखो ना, मैंने अभी रिसेंट अपनी स्पीच में, जब से पाकिस्तान बना है पंजाब असेंबली में मिनॉरिटीज़ की 8 सीटें हैं। 1 करोड़ से कम कभी आबादी थी पूरे पाकिस्तान की भी थी जब पाकिस्तान बना। आज 12-13 करोड़ की आबादी पंजाब की और हमारी 8 की 8 सीटें हैं। कभी किसी ने बात नहीं की। जब हम मुत्तहिद होकर सारे इकट्ठे होकर बात करेंगे तो ये असेंबली के फ्लोर पर जितनी आपकी ज़्यादा नुमाइंदगी होगी, अपने मसाइल ज़्यादा वो सुनी जाएगी बात, और वहाँ पर उसके हल के लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तो इसके लिए मैं आप सब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने चर्चेस को मजबूत करिएगा। पासबानों से गुजारिश करता हूँ फिर एक बार, ये चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हैं, ये पासबानों का राइट है कि वो उनको छोटे छोटे उनकी बातें सुने, उनको टाइम दें, ताकि उनकी बात को बड़ा मोतबर तरीके से सुना जाता है। फिर NGO सेक्टर्स के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो छोटे छोटे, जो एक हमारा अवारी में प्रोग्राम हुआ तो एक NGOs ने बड़ी वहाँ पे लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की जा रही थी सुनील भाई, तो मैंने कहा जी ये जो आपने इतना बड़ा एहतमाम किया है यहाँ पर,
यकीनन मेरी गलती ना करूं तो 4-5 लाख रुपए का खर्चा है। तो आप इस 4-5 लाख से किसी ना किसी एक छोटे देहात में या एक 2-4 गलियों में छोटी छोटी किसी जगह पे ये छोटा सा एक एज अ सेटअप बना के दे सकते हैं, जिससे उनका रोज़गार चल सकता है। खिलौनों की मशीन लगा सकते हैं, कोई और सिलाई कढ़ाई की मशीनें दे सकते हैं, इससे कुछ ना कुछ लोगों का रोज़गार चल सकता है। तो ये छोटे छोटे सेक्टर बना के दें, छोटे छोटे इदारे, ताकि रोज़गार हमें हासिल हो। और एजुकेशन की बात करें, बड़ी दलील से सब ने बात की कि वो हमारी रीढ़ की हड्डी है एजुकेशन, तो उसके लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, बिलखसूस हमारे जो पार्लियामेंटेरियन भाई हैं। आज हमारे सिलेबस में देखें तो उर्दू में 50% इस्लामियात है, मशरक़ी उलूम में 58% इस्लामियात है, साइंस में सारे सब्जेक्ट में इस्लामियात डाली गई है। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इसके लिए हम सब ने मेहनत करनी है, मिलजुल कर ये चीज़ को उजागर करना है कि जी अगर देखते हैं कि समझते हैं कि इस्लामियात छोटी है क्योंकि उसको बाकी किताबों में डाला गया ना, उस इस्लामियात को बड़ा कर दें ताकि ये बुक्स में मेरे बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो जो इसके मुकाबले में बच्चा उसके नंबर ज़्यादा आएंगे तो फिर पोस्ट भी वही होएगा ना, मेरा बच्चा पोस्ट से रह जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम मिलजुल कर सारे भाई कोशिश करेंगे। आप सब दुआओं में याद रखें, आप चर्च में अपनी कम्युनिटी को गाइड करें ताकि ये आगे बढ़े और हम अपने फिगर भी पूरे ले सकें, वो जो नादरा वाला सिस्टम है उसको भी बेहतर कर सकें। तो यकीनन डिसहार्ड नहीं होना, मलकास्तर की तरह ये मत सोचें कि अगर मैं बादशाह के पास गई तो मेरी गर्दन ना उतर जाए, अपनी कौम को हम किनारे लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया, ख़ास तौर पर जो सेंसेस वाला आपने इंडिकेट किया है, और ये सिलेबस के अंदर जो मज़हब पढ़ाने की बात है अदर दैन द सब्जेक्ट इस्लामियात के सब्जेक्ट। लेकिन हम तो हमारी सोच ये है कि मज़हब घरों में पढ़ाएं, अपना अपना मज़हब अपने बच्चों को घरों में पढ़ाएं। आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है इट शुड रिमेन अ सेकुलर प्लेस, वहाँ पर सब्जेक्ट्स दूसरे पढ़ाएं, मजहबी तालीम जो है वो घरों में पढ़ाएं। गुड आफ्टरनून टू ऑल द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। बड़ा अच्छा लगा बातें सुन के, हमारे पार्लियामेंटेरियंस की हमारे सर का ताज है। जिस तरह हमारी सीएम कहती हैं कि मिनोरिटीज़ जो हमारे सर का ताज है, तो बेशक ये भी हमारे सर का ताज है। जो भी लोग इलेक्ट हुए बेशक बेहतरीन चॉइस है पार्टीज़ की, अवाम की, जैसे भी आएँ। मेरा ये गिला बिल्कुल नहीं है कि कोई सिलेक्शन से आए या इलेक्शन से आए, सभी मोतबर हैं हर चीज़ में। लेकिन एंथनी साहब ने बड़ी मुफस्सल बातें की हैं बकौल खालिद जिल साहब, लेकिन मुझे उनसे बड़ा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी है, थोड़ी मेरी अपनी एक सोच है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सर मुझे आपने बताया कि बड़ा हमारा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या जो हमारी जो बेसिक डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी है वो है पॉवर्टी, और उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। सर देखेंगे वो आगे बाबा फलबूस साहब ने भी काफ़ी चीज़ें उनको हाईलाइट की कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली है, वो उसमें एक बंदा ही होता है, वो ज़्यादा वो जो बेचारा काम कर रहा है और बाकी सारे उसको वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, खाना वगैरह जो यूटिलिटीज़ जो होती हैं। तो उस पर जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि हमें एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। और सर मैं आपसे पहले ही एक गुजारिश करता हूँ कि सियासतदान जो इतने माशाल्लाह हमारे जो एक्सट्रीम या कह सकते हैं कि हाईलाइटेड जो कम्युनिटी है जो हमें लीड करते हैं, उनका तो तलीम से कोई दूर दूर तक की कोई है ही नहीं है। और बात करते हैं, भाई ने बात की यूनिटी की, तो भाई 8 लोग आप हैं, 4 ग्रुप इधर है, 4 का ग्रुप उधर है, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही। बीइंग ए पार्ट ऑफ PMLN मैं खुद सपोर्टर हूँ और आप सब जानते हैं कि मेरी भी छोटी मोटी जान पहचान है अपनी पार्टी में भी और सिलसिला भी बेहतरीन है। तो बाकी मुझे ये बताएं कि ना तो कोई ओपोजिशन है अभी और ना ही कोई मसाइल हैं आपके पास। आपने एक बिल लेके आए हैं, एक आपका ही दोस्त लेकर आया, आपकी मुझे नहीं समझ लगता कि रातों रात आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं, रातों रात आपके मसाइल बढ़ जाते हैं और फिर आप सेफ गार्ड भी बन जाते हैं। मैंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक मिनिस्टर साहब के बात की उनके, और भाई गारंटर थे और आप गिला कर रहे हैं कि मुझे 2 हार पड़े, और जिस आप गधे के पास गए हैं वो पहले दूसरी टीम की तरफ था
तो उसको आपको वैल्यू करनी चाहिए थी ना। हाँ जी, जो भी है मुझे नहीं पता रहा, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। बाकी मैं बात करना चाहिए तो सियासतदान का कोई काम नहीं है जी एजुकेशन से। अगर आपने पॉलिसी लानी है तो आप बेहतरीन तो बिल्कुल नहीं जी। आप ये भाईजान, आप एक मीडिया हाउस चला रहे हैं, बड़ा मोतबर आपका भी इदारा है। आप जितने भी पार्लियामेंटेरी हमारे पंजाब से हैं, मुझे एंथनी साहब की एजुकेशन के बारे में ना कोई बात करनी, क्योंकि वो एक एजुकेटेड बंदे हैं, मुझे पता है उनका, और उनके से इंटरेक्शन रहती है, लेकिन इतनी नहीं है ज़्यादा। तो आप इनकी एजुकेशन ही चेक कर लें सबकी, माशाल्लाह इतने एजुकेटेड है कि इन्होंने साथ साथ पूरी पूरी फ़ौज रखी है कि उनको अंग्रेज़ी का तर्जमा बताया जाए। तो वो क्या पॉलिसी लाएंगे? और नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, सब की कर रहे हैं ना, मैं तो थॉरली कर रहा हूँ बात। तो बात करने का मकसद यही है कि हमें जब आपने ग्रास रूट लेवल से लाना है, ठीक है, आप क्लर्जी पे तनकीद ना करें, लेकिन सबसे बड़ा क्लर्जी आपके पास प्लेटफॉर्म है। आपको अवाम चाहिए होती है, आप जाके मरियम बीबी का जलसा कराना है, हमजा शहबाज का कराना है, आप उसको ले जाते हैं जी ये सारी अवाम मेरी है। और ये 20 साल से हम ये तमाशा देख रहे हैं। और ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम सारे अपने अपने हसार से बाहर निकल ही नहीं रहे भाई। रोड पे स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। अब देखिए ना, मुझे अब मैं इधर से या कुछ सीखने आया हूँ तो मैं सीख के क्या जाऊँगा? मेरे पार्लियामेंटेरियन भाई आपस में मुतफिक, एक कहता है जी इलेक्शन होना चाहिए, एक कहता है तो सिलेक्शन होनी चाहिए, एक कह रहा है जी मैं बात कर रहा हूँ ना कि भाई हमने देखे लाला जी ये कलेक्टिव एक्शन है, तो वेयर इज़ कलेक्टिव एक्शन? मुझे ये बताएं वेयर इज़ कलेक्टिव एक्शन? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस एक मास्टर कीता है, वो नहीं बड़ा मेरे वास्ते। हाँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सब एक ही पेज पर आएँ, एक अच्छी सी पॉलिसी लाएं। हाँ, पॉलिसी लाएं। और ये बैन हंगर है, हंगर फॉर द सोसाइटी है, अपने लोगों के लिए मसाइल है ना हमारे। आप भाई ला रहे हैं, स्कूल ऑफ थॉट ला रहे हैं, अच्छी जनरेशन आए। आप एक 8 पार्लियामेंटेरियन है, 9 है, उसको तो चलो गिनते ही नहीं है, वो तो है ही, वो दूसरी साइड से आई कि हाँ बहुत दूर तक चली जाएगी। तो जो भी है यही है कि हमारे सोसाइटी में अगर अपना रोल प्ले करना है तो सबसे पहले अपनी ज़ात की नफ़ी करें और सोसाइटी के लिए काम करें। आप दूसरों को भी अपलिफ्ट करें। जितने भी लोकल पार्टीज़ में भी लोग आ रहे हैं उनको भी आप एम्पावर करने की बात करें। एक अच्छी पॉलिसी लाएं, एजुकेशन पे लाएं, पॉवर्टी दूर करने के लिए आए, कुछ भी लाएं। थैंक यू। नवीद भाई ने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की थी, एजाज भाई ने ज़बरदस्त गलबात की थी, वसीम अंजम साहब ने बेहतरीन गुफ्तगू की थी, बाबा भी अपने हिसाब नाल अच्छी गलबात कर गया। द थिंक दैट वी नीड, देखो अमृता प्रीतम ने आख्या सी कि अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल ते फिर किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फूल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहन कि उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया ते तक अपना पंजाब। अज बेले लाशां विछियां लहू दी भरी चनाब। लाशां सिर्फ इंसानी लाशां नहीं है, लहू सिर्फ इंसानी खून नहीं है। अज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਐਟ ਵਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 5 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲੇ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਲੈ ਚੜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। और जिदन एक ठीक हो जाएगा ना, आई एश्योर कि एक भी नहीं रहेगा। और वो ये वे कि वी डू नॉट एक्सेप्ट एनीबॉडी। असी किसी नूं मनदे ही नहीं। जिस दिन सानू दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ आ गया, एक अच्छा सिंगर है, मेरे नाम मनन नाल ਉਹਦਾ गला नहीं खराब हो जाना। एक अच्छा राइटर है, मेरे नाम मनन नाल ਉਹਦਾ कलम नहीं टुट जाना। एक अच्छा क्रिकेटर है, मेरे अच्छा नाम मनन नाल ਉਹਦਾ
ਗਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਮਨਫੀਆਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 10 ਵਸਫ ਨੇ ਤੇ 90 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਲਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਲਨ ਹੈ शायद वो किसी का हीरो होवे। मत देख किसी को भी हकारत की नज़र से, हर चेहरा किसी ना किसी का महबूब होता है। सो एक अज दी जिहड़े अपना स्ट्रैटेजिस के हवाले नाल मैं एक आखिरी गल करांगा, और ये वे कि एक मुद्दत हो गई है साडी कौम दे विच कोई थिंक टैंक नहीं। एजाज भाई, अंथनी भाई, मैं दसन लगा वां दुनिया दे विच अज अगर पता नहीं कितनी आबादी है, कोई 8 अरब तो अपना बहुत साल पहला सी, अप्रॉक्सीमेटली 11 अरब आबादी हो गई है दुनिया की। 11 अरब आबादी दे विच जिन्हों असीं कहने हैं ना कि जिन्हें दुनिया बनाई है, 11 अरब आबादी उहदे नाल भी मुतफिक नहीं है। जिन्हें दुनिया बनाई है, मनने असीं 3 डिवाइन रिलीजन्स ने, देर आर 3 डिवाइन रिलीजन्स, बट देर आर काउंटलैस रिलीजन्स जिन्हां दा डिविनिटी दे नाल तलक वास्ता कोई नहीं, कि जिहड़े उन्होंने नहीं मानते जिन्हें सारा कुछ बनाया है साडे ईमान के मुताबिक, और साडे विचों भी कई जिहड़े ने अपने मफाद वास्ते उन्होंने छड्ड जांदे ने। majority इज़ ऑलवेज अथॉरिटी। सारी कौम कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, ये गल लिख लवो, नहीं हो सकती। लेकिन एजाज भाई अगर असी 100 का फार्मूला अपनाइए, 100 का सर जी फार्मूला देन लगा, 100 लोग किसी एक गल ते मुतफिक हो जाइए, किन्ने 100, और वो 100 जिहड़े ने अगों 10 लोगों को अपने नाल कन्विंस करन। 100 लोग 10 लोगों को कन्विंस करन। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जमा तुम हो नहीं सकते, नफी से मुझको नफरत है। जमा तुम हो नहीं सकते, नफी से मुझको नफरत है। तुम्हें तकसीम करता हूँ तो दिल पे ज़र्ब लगती है। असी किसी नूं तकसीम करने वास्ते बहुत वड्डा किरदार अदा करने हैं, कलैक्ट करने वास्ते। 100 लोग 10 बंदे चुननगे या 10 बंदे अपने हम ख्याल करनगे, भजन किन्ने हो जाएंगे? 1000 हो गया। 1000 अगों 10 लोग कन्विंस कर लैन, तुसी 100 नूं कन्विंस नहीं कर सकते, तुसी 5 नूं कन्विंस नहीं कर सकते। और एजाज साहब अक्सर कहते होंदे ने कि बरादरी नूं इकट्ठा करना डडूआं नूं तोलन दे मुतरादिफ है। फिसल जाते हैं। ट्राइज टू यूनाइट। मकसद है वे कि सर जी भाई नवीद अंथनी दे नाल बहुत पुराना तल्लुक है, और उन्होंने हमेशा जो ना अपनी कौम वास्ते बेशुमार कोशिशां कीतियां ने। देर आर मैनी स्ट्रगल्स दैट वी हैड टुगैदर। लेकिन एक मेहरबानी सैमसन साहब, एजाज आलम साहब, नवीद साहब, पापा जी जवेद साहब साढ़े सदर ने NCCP दे, एक फार्मूला ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ अमल कर लीए, एक नैशनल लैवल का थिंक टैंक बना लीए, नैशनल लैवल का, और बेगर्ज लोग होन, खुद गर्ज ना होन, वफादार लोग होन, सैल्फ सेंटर्ड ना होन, जिन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात ते अपनी पोजीशन का ख्याल होवे। मैं समझना वा कि थिंग्स कैन बी बेटर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। नहायत ही मोहतरम एंथनी नवीद साहब, आपका वेलकम। हम बल्कि पूरी कौम, आपने जो बजट स्पीच पे अपना बयानिया दिया उधर, उससे सारे मुत्तफिक भी हैं और आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं।
तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान इस दफ़ा हिस्ट्री फ़र्क हुई है। तमाम जितने जितने अपने तई असेंबली फ्लोर पे आवाज़ उठा रहा है, हम बहुत खुश हैं, उस सब का शुक्रगुज़ार भी हैं और कौमियत के एक की तरफ आ रहे हैं। मैं बयानिए की बात करूंगा जो मेरे भाई नवीद एंट्री साहब ने फरमाया है, पंजाब का बयानिया क्यों नहीं आ रहा। पंजाब का बयानिया अब 6 जून 1947 वाली बात को भूलना होगा कि SP सिंघा स्पीकर बना। अब 11 अगस्त 1947 वाली स्पीच को भी भूलना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे यकसानियत और मसावात का दर्जा दिया गया। अब हमें याद करना होगा 26 जनवरी 1948 कायद-ए-आज़म की हयात के अंदर जो SP सिंघा साहब ने पंजाब असेंबली के फ्लोर पर तकरीर फरमाई थी, जिस दिन दूसरा स्पीकर मुंतखब हुआ था उनके बताए बगैर। और ये गैरत का तकाजा है कि उन्होंने जो नज़म वहाँ पे अपनी तवील पढ़ी थी असेंबली के फ्लोर पे, आप असेंबली का रिकॉर्ड पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे निकलवाएं और उसको आप टू अवेयर द पीपल, टू एजुकेट द पीपल, और वो उनका रिमेम्बरेंस होनी चाहिए कि हमारा ये बयानिया है कि हम पंजाब वाले असल पाकिस्तानी हैं, जो कि हमारी हिस्ट्री द्राविड़ से शुरू होती है। मैं गुजारिश ये करूँगा कि आपका सलाम साहब शुक्रिया कि आप लिफ्टिंग द मनाहितिस कलेक्टिव एक्शंस एंड स्ट्रेटजीज, कलेक्टिव एक्शन यूनिटी की बात है तो मैं कहूँगा ये अच्छा ख्याल है। इसके लिए यही है कि अगर आज हम ख्वाब देखेंगे, अगर आज हम ख्वाब देखेंगे तो लोग कल इनकलाब देखेंगे, गुजर के लहू के मौसम से सूलियों पे गुलाब देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक अच्छा गुफ्तगू थी तो मैं चाह रहा था मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं। स्ट्रेटजीज आपने दिया तो स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा। तो मेरा ताल्लुक़ कराची से है। 15 साल जवानी के जो ना कराची में गुजरे थे और वहाँ पे एक चर्च की ही ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ सेमिनार्स हुआ करते थे। उस चर्च ने 15 से 20 लोगों को जो है ना पौधे थे उनको पानी देना शुरू किया। तो वो 15 के 15 आज तनावर दरख्त बन चुके हैं। तो चर्च के प्लेटफॉर्म में जो लीडर था वो फादर नहीं था। उनमें से एक लीडर है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, नवीद भाई, ये हमारे टीचर थे वहाँ पे। इन लोगों ने हमें ऑक्सफोर्ड लेवल की तालीम दी और वो तालीम दी जो हमें आजकल के दौर में इस्तेमाल होती है। मैं अब बिज़नेस रन कर रहा हूँ और माशाल्लाह से बड़ा सक्सेसफुल हूँ और 15 के 15 लोग नवीद भाई भी जानते हैं वो अपनी अपनी जगह पे बहुत कामयाब है। तो मैं यही चाहता हूँ चर्च के प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करें। डिनोमिनेशन का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमने एक कौम बनना है, तो कौम उसी ये बनेगी कि क्रिश्चियन कौम बने। तो आप चर्च के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, मगर जो लीडर हैं जैसा उस्ताद होगा वैसा शागिर्द होगा। वो बाबू ना हो, फादर ना हो, बल्कि ले मिशनरी से, जैसे नवीद भाई हमारे चर्च के प्लेटफॉर्म से आए थे मगर वो फादर नहीं थे, बाबू नहीं थे, तो उन्होंने हमें जो तालीम दी हम आगे बढ़ रहे हैं। और ज़बरदस्त, मैं बस यही शेयर करना चाह रहा हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सबसे शुक्रिया संसद साहब का। और मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। हमारी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से आपका हर सेशन जो है वो डिटेल में देखते हैं। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि हमें मसीही जो बेटे हैं, नौजवान जो हैं, उनको एजुकेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें बाहर देखने की आदत जो उनसे वो छोड़ देनी चाहिए और अपने आप पे स्टेप लेना चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है वो ये है कि आपसे नहीं है, पंजाब से है। पंजाब में 6 महीने पहले प्रॉब्लम बन गई कि जी सवाल हो गया कि जो मसीही नौजवान है उनका स्किल डेवलपमेंट कहाँ गया। और वो राणा सिकंदर साहब से पूछा गया कि भाई आप एजुकेशन मिनिस्टर, आप जवाब दें। उन्होंने डाल दिया मिनिस्टर रमेश सिंह साहब पे। तो खैर उनकी मजबूरी बन गई कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया। वो अनाउंस करके दरवाजे से बाहर निकलते हैं। तो आपने एक बात अभी यहाँ पर जिक्र की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उन लोगों का क्या जो हमारे राइट के ऊपर धक्का डालते हैं, वो दरवाजे से बाहर निकलते हैं। मैं नाम लूँगा, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, उनकी बाकायदा कंपनी है वाडा टाउन में, एजुकेशन कोई कंसल्टेंट की कोई कंपनी है। वो प्रोजेक्ट उन्हीं के पास चला गया। सही थी, उन्होंने बाहर निकलते दरवाजे के बाहर ही कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट इतने कर दे रहा। ठीक है जी, वो तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। तो बाबा फलबूत साहब ने भी बात एक कही कि जी
जो लोग गिर चुके हैं, गिरे हुए हैं, उनको खुद उठने के लिए मुश्किल हो जाती है, तो सहारा देना पड़ता है। तो हमारे पास वो जो सहारे हमारे इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, FC कॉलेज, सैमसन साहब आप मेरे साथ चलिएगा, जो एडमिशन करने वाले हैं वहाँ पर उनको पता चल जाए कि ये कोई हुन्नाबाद से क्रिश्चियन बच्चा आ रहा है, उनकी शक्ल बन जाती है वहाँ पे, ठीक है जी। ख़ास तौर पे कहते हैं उर्दू सेक्शन में करो, उधर पे जो, ठीक है जी। तो ये एक हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट अगर एड्रेस करें, और इसके साथ साथ मर्दमशुमारी कि हम 4% से आगे जा ही नहीं रहे, जिसमें से 2% क्रिश्चियन है। मतलब आज से कोई 30-40 साल पहले भी हम 2% से आगे नहीं बढ़े, आज भी नहीं बढ़ रहे, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू ब्रदर। बहुत शुक्रिया आज के इस खूबसूरत नशिस्त का इनेकाद करने पे। अगर मैं फ़र्दन सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का और दोस्तों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करूँगा तो मेरे पास बोलने के लिए वक्त नहीं होगा। सो अदब के साथ बहुत सारी बातें की गई, लेकिन जो थीम है हमारा अपलिफ्टिंग द माइनॉरिटी कलेक्टिव एक्शन एंड स्ट्रेटजी, उसमें जो कॉमन बात जो सब ने भी की है वो है यूनिटी। लेकिन यूनिटी एक ऐसा स्लोगन भी है, अच्छा लगता है, लेकिन मर्ज़ बढ़ता गया जू जू दवा की। चर्च पाकिस्तान में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो इंस्टीट्यूशन है, सारे कह रहे हैं, लेकिन इसी और सारे ज़िम्मेदार भी बनाते हैं, ठहराते भी हैं, और एक लंबी लिस्ट हर काम की चर्च के हाथ थमा भी देते हैं कि चर्च को ही ये करने की ज़रूरत है। तनकीद भी होती है चर्च पे। मैं सियासतदानों की तनकीद पर भी मुझे अफसोस होता है, चर्च की तनकीद पर भी। अगर हम अपने बड़ों को, मजबूत इदारों को तनकीद से कमज़ोर कर रहे हैं, मुस्बत तनकीद ठीक है, नेगेटिव तनकीद, हर वक्त तनकीद जो है वो हमारे इदारों को कमज़ोर कर रही है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, सियासतदानों को कमज़ोर कर रही है। हम सियासतदान और चर्च के और सिविल सोसाइटी के लोग इज्तनाब करें, कोई और काम तलाश करें, कोई और काम करें, तनकीद करना छोड़ दें, हाथ पकड़े, मजबूत करें। अब चर्च ये सारे काम करे, सवाल मैं ये उठाना चाहता हूँ, सियासतदान क्या करें? सियासतदानों के पास क्या काम है? मैं सियासतदानों से एक तजवीज़ देना चाहता हूँ। मेरे इल्म में है कि बहुत सारे सियासतदान आज से कल, उनकी अपनी भी NGO है, अच्छी बात है, बहुत सारी NGOs के साथ कनेक्टेड हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर चर्च का पासबान सरमन भी दे, अवेयरनेस भी दे, ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस भी दे, सारा कुछ ही दे, तनकीद भी हुई कि ये नहीं करना चाहिए, मेरा मशवरा है सियासतदानों से, बड़े बड़े होटल्स में प्रोग्राम्स करने की बजाय हफ्ते में एक दिन अपने मुकामी जुरिडिक्शन में, हल्के में, किसी एक पासबान को, किसी एक सोशल एक्टिविस्ट को साथ बैठाएं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पल्ले से भी करें, चर्च भी आपको, लोकल चर्च भी सपोर्ट करे, और आप वहाँ पे कम्युनिटी के इश्यूज़ उनसे जानें, उनसे पूछें, वहाँ पे हल तलाश करें। और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी कि हम मसाइल को जान भी सकेंगे और मसाइल का हल भी कर सकेंगे, और कम्युनिटी के साथ सियासतदानों का राबता भी होगा, और ये कम्युनिटी के लिए बेहतर होगा। किरण, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। हमारा जो ताल्लुक़ है वो 2006 से इकट्ठे हमने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के तौर पर बहुत सा काम किया है। ख़ास तौर पर नवीद एंथनी साहब के बारे में जब पता चला तो मैं और साइमन स्पेशली वांटेड टू सी यू। आपको खुशामदीद भी, और ख़ास तौर पर हमेशा की तरह जिस तरह से हमने यूथ के वक्त में आपको देखा है, और वो अब एक तनावर दरख्त बन चुका है। आपकी हमेशा से ही जो असेंबली के फ्लोर पे बात करें, आप इनफॉर्मल बात करें, आप चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, हमारे लिए बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होती है। और ऑफ कोर्स आपने ख़ास तौर पर गो मेरा ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है, लेकिन मैं हमेशा बहुत सी बातों में सिंध को जो है वो अप्रिशिएट भी करती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी मेरी बातें मायूसकुन भी होंगी। वो इसलिए भी कि ये जागरण हम बड़े सालों से सुन रहे हैं, हमारी कम्युनिटी को इस चीज़ की ज़रूरत है, थिंक टैंक नहीं, टैंक ही टैंक हुए पड़े हैं,
हर बंदा किसी स्पेसिफिक कमेटी का हिस्सा, चेयरमैनशिप, इस सब चीज़ की भागदौड़ लगी हुई है। लेकिन क्या हम अपने मुल्क में मौजूद उन तमाम, एक की निशानदेही आपने करवाई, हिंदू कम्युनिटी है, एक पछड़े हुए पोजीशन से वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग होकर उनकी काउंसिल निकल रही है और उनको कोई हिला नहीं सक रहा। बोहरी कम्युनिटी है, ठीक है, आप आगा खानी को देख लें, वो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन जब हम आज मजबूरन, मुझे एंथनी साहब ने भी कहा कि ख़वातीन की नुमाइंदगी भी ज़रूरी है, तो मैंने कहा चलें, जो बात करने वाली है, बहुत सी बातें सुनी हैं, लेकिन हम में बंदर बांट इस कदर बढ़ गई है कि मैं एक मिसाल देती हूँ। मैं सिंध के एक इलाके में एक यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट था, उस पर एक रिसर्च के लिए गई और वहाँ पे मैंने कहा कि वहाँ पे पोलियो का एक वर्कर था और मैंने कहा कि जी आप क्या समझते हैं, एक वर्कर होते हुए आप इतने डेड एंड पे आए हुए हैं, आपको क्या लगता है कि पोलियो पाकिस्तान से कैसे ख़त्म होगा और कब तक ख़त्म होने के चांसेस हैं? आप देखते हैं कि इस्लामाबाद में और सूबाई कैपिटल्स में बड़ी बात हो रही है। उसने कहा जी जे पोलियो ख़त्म हो गया तो मेरी नौकरी कितने जाएगी। तो हमारे अगर मुल्क से मसाइल हमारी कम्युनिटी से ख़त्म करने वाले आ गए तो हमारे मसाइल के ऊपर फंडिंग लेने वाले कहाँ जाएंगे? अपना नाम, अपनी सोशल मीडिया की रील्स, अपना जो है वो जागरण पेश करने वाले कहाँ जाएंगे? ये हमारा एक्चुअली भी वो नासूर है जो जिसको दुख आप हाथ रखेंगे ना तो बड़ी दर्द होगी। हमें ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है अब पहचान लेने की ज़रूरत है जो सिर्फ मैं के पीछे जा रहे हैं, जो किसी को ना बढ़ता देखते हैं ना किसी को तरक्की करता देखते हैं। मिसाल के तौर पर अभी एजुकेशन की बात हो रही थी, बात बिल्कुल 100% सच है कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो किस हद तक उनको जो है एजुकेशन की, अभी सैमसन साहब ने कहा मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं और साइमन अपने पैरिश की तरफ से, बल्कि आर्चडाइसिस की तरफ से फैमिली लाइफ कमीशन का हिस्सा है और हंसी की और मजाक की बात है, ओवोल्यूशन पे हमारे फादर साहब सेशन ले रहे होते हैं, ठीक है, वो बच्चे को किस तरह रोकना है और बच्चे किस तरह से कंट्रोल करने हैं और बच्चे को कैसे अचीव करना है उस पर सेशन ले रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल पर फादर साहब। सो बेसिकली बीइंग, जैसे सैमसन साहब ने कहा, बीइंग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर एट फर्स्ट प्लेस, मुझे लगता है कि हमारे चर्च को चर्च का काम करना चाहिए, एजुकेशनिस्ट को एजुकेशनिस्ट का काम करना चाहिए, वकील को वकील का काम करना चाहिए। वकील जब निकल कर, एजुकेशनिस्ट जब निकल कर, अब मिसाल के तौर पर पिछले दिनों शहजाद रॉय पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, ये तो जी सिंगर है, इसका काम है गाने गाना, लेकिन आप ये देखें कि वो बीइंग एजुकेशनिस्ट किस तरह से उसको एक्सेप्ट ही नहीं एजुकेशनिस्ट कर रहे। वो बात क्या कर रहा है, वो एक कंप्लीट एक सोसाइटी की एक ऐसी बुनियाद रखने को जा रहा है। अब पॉलिटिशियंस को हम तनकीद करते हैं, आप कभी उनका तो दुख देखें। आप जो है वो, अब उन्होंने बात की ना एजाज साहब ने कि जी मुझे, मेरा ख्याल है जैसे अभी बात हो रही थी, रिस्पेक्ट दोनों तरफ की कमी है, ना मेरे लिए, मेरे पॉलिटिकल लीडर के लिए रिस्पेक्ट है और ना लीडर हमारी रिस्पेक्ट करता है। सीधी सी जो बात है, मेरा बहार कॉलोनी से ताल्लुक़ है, मुझे नहीं लगता कि हमारी आबादी नून लीग के अलावा किसी को एक्सेप्ट करेगी या पीपल्स पार्टी के अलावा XYZ कोई भी पार्टी है। सो बेसिकली ये रूट कॉज पे जाना पड़ेगा और एज ए कम्युनिटी अपने अंदर ही काली भेड़ों को, मेरा ख्याल है हमें उसकी निशानदेही करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच किरण, थैंक यू फॉर योर थॉट्स। काशिफ साहब, मैं आप पहले इनसे बात सुन लें ज़रा। हाँ, काशिफ साहब को मैंने खुसूसी तौर पर आज इसलिए, आप मेरे पास आए प्लीज़, क्योंकि ये जो अभी रिसेंटली बहस हो रही है पंजाब में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पे, उसको ड्राफ्ट करने में काशिफ साहब ने बहुत मेहनत की है। सो आई जस्ट वांट टू रिकग्नाइज योर हार्ड वर्क फॉर दैट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे जो टॉपिक है उसके मतलब थोड़ी सी मेरी रिजर्वेशन है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपलिफ्टिंग ऑफ मिनॉरिटीज़, अदर मिनॉरिटीज़ आर नॉट प्रेजेंट एट दिस फोरम, कि उनको डिस्कस नहीं किया गया यहाँ पे, और स्ट्रेटजीज़ पहले हैं एंड कलेक्टिव एक्शंस बाद में हमेशा। तो जहाँ तक एंथनी साहब ने बड़ा खूबसूरत बातें की हैं, तो मुख्तलिफ रिसर्च वर्क बाकी ज़रूरी है। पंजाब के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम सिंध,
पंजाब के अंदर मोस्टली हमारी जो फार्मर कलेक्टिव एरियाज़ हैं उनकी प्रॉपर्टी होल्डिंग्स वहाँ पे मौजूद हैं जो छोटे लेवल की हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो कि फर्दरली हमें नीचे तनाज़ुल की तरफ लेके जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। मेरे ख्याल में किसी ने भी आज तक तवज्जो नहीं दी, और मैं इस वक्त क्योंकि मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली मौजूद और पंजाब से भी मौजूद हैं, हमारे जो पंजाब के जो फार्मर्स हैं मुख्तलिफ एरियाज़ माटनपुर क्लारकाबाद इन एरियाज़ के अंदर हैं, वो इन लॉज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मेरा एक रिसर्च वर्क रिसेंटली मैं पब्लिश करवाई थी, वो उसका टाइटल था इनविजिबल अंडर लॉ एंड सोसाइटी। उसका बुनियादी मकसद ये था, पंजाब का एक लैंड रेवेन्यू एक्ट मौजूद है 1967, इसी तरीके से एक लॉ मौजूद यहाँ पे है, उसको कहते हैं पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ऑर्डिनेंस 1960। बुरी तरीके से हमें वो डैमेज कर रहा है हमारी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी तकसीम को, और उसके साथ सक्सेशन एक्ट की इंटरेक्शन ना होने की वजह से। लेकिन हम लोगों में से किसी ने भी इस बारे में कभी कोशिश नहीं की। हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है मुख्तलिफ पंजाब के रूरल एरिया के अंदर काम करती है। दूसरा है पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्ट 1997, नोबडी बॉदर अबाउट इट। इससे फर्दर है कॉलोनाइजेशन एक्ट, रेंटल एक्ट, जिसके तहत हमें मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर हमें ठेके पे ज़मीन नहीं मिलती, 5 साल फूड ग्रोइंग स्कीम, और उसके तहत वो 1912 का, उसके तहत बहुत सारे लोग जब वहाँ से हिजरत करके आए थे, हमारे मसीही लोग पंजाब के अंदर भी, तो उनको वो प्रॉपर्टियाँ मिली थी। जैसे क्लारकाबाद का एक बहुत बड़ा इशू है ये, और उसके बाद गवर्नर पंजाब ने वो नोटिफिकेशन जारी किया और एक इशू बना नॉ मुस्लिम का, आप सारों को पता है उस बात के, और उसके बाद आज रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर वो इश्यूज़ मौजूद हैं। कभी इकनॉमिकल किसी कम्युनिटी को एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है कि उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, और जो रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद हैं तो उनको सेफगार्ड किया जाए। अगर उनको सेफगार्ड, जो मौजूदा रिसोर्सेज है उनको सेफगार्ड थ्रू लॉ नहीं किया जाता, तो उसके बाद इन डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। तो ऐसी स्ट्रेटजीज़ डेवलप करनी चाहिए बीइंग लॉ मेकर्स, कि उसको आइडेंटिफाई करें और उस आइडेंटिफाइड जो लकूनाज हैं उसको फुलफ़िल करें, ताकि हम जो बीइंग इनविजिबल इन सोसाइटी और अंडर लॉ हो गए हैं, वी आर स्टिल इनविजिबल इन लॉ, इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन जो हमारे जो फंडामेंटल लॉज हैं उनके अंदर बीइंग एज अ सोसाइटी, एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी इनविजिबल हैं। जब तक हम वो लॉ जो है वो स्टैब्लिश नहीं करेंगे, वहाँ में अमेंडमेंट्स नहीं लाएंगे, वी विल नॉट बी विजिबल। दूसरी बात बड़ी खूबसूरत आपने कही कि नेशनल नैरेटिव के अंदर हम क्यों ज़रूरी हिंदू क्यों आ गए हैं। पाकिस्तान की जो एहसास है इन 1947 से लेकर पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी का कभी भी नेशनल नैरेटिव नहीं था। वो उस नेशनल नैरेटिव को हमेशा साथ देते थे जो कि गवर्नमेंट का नैरेटिव होता था, ठीक है, जो पॉपुलर नैरेटिव होता था उसको साथ देते थे। अब मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान में जो नैरेटिव है वो रिगार्डिंग हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क को काउंटर करने के लिए वो नैरेटिव डेवलप करना पड़ा स्टेट को, जियोपॉलिटिकल है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से हम सेकंड फेज पे चले गए, हम उनके लिए इररेलेवेंट हो गए। जब हम नेशनल पॉलिटिक्स में इररेलेवेंट हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हम बहुत सारे जो आसाइशें हैं, बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ जो बीइंग हम अपनी उसको अचीव करते हैं वो फारग हो जाती हैं। नेक्स्ट जो आपने एक और बात की, वाई वी गो फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी, एक्सक्लूसिव सोसाइटी के लिए क्यों जाते हैं। पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिए पे थी। पाकिस्तान के अंदर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर दो कम्युनिटी ने डिफरेंट वोट बैंक किया था, तो उस एहसास को इस बेस के ऊपर हम अलहदा कर लें और जुदागाना तरीका इंतखाब को हम इस बेस पे कर लें कि वी हैव टू कम एज अ इंक्लूसिव सोसाइटी के अंदर, हम एक रिलीजियस प्लुरलिस्टिक सोसाइटी के अंदर हमें रह कर इंक्लूसिव नेचर के अंदर रहना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है हम उसको उसका एहसास एज ए एक्सक्लूसिव सोसाइटी के अंदर मेंबर रहते हुए अपने आप को नुमायां शो भी कर सकते हैं और नेशनल पॉलिसीज़ के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल इनपुट। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हमने की और खुदावंद का शुक्र
अदा करते हैं इस फ़िक्री नशिस्त के लिए। और देखें, जैसे कहा मिनिस्टर साहब ने कि पहली दफ़ा ये बात हुई, तो मैं NCCP के बिहाफ पर, रवादारी तहरीक के बिहाफ पर आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर पर पार्लियामेंटेरियंस हैं, चर्च लीडर्स हैं, वकला हजरात हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, मैं इन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और एक बात जो आज सामने आई वो ये है कि अगरचे हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं, हम मुख्तलिफ कह सकते हैं कि सोशल सर्कल से हैं, चर्च सर्कल से हैं, पॉलिटिकल सर्कल से हैं, एक चीज़ कामन है कि हम सब मसीही हैं। और हम सब ये देखें, आप एक गौर किया आपने कि सबके दिल में दर्द है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कोई शक नहीं, तकसीम है, लेकिन डाइवर्सिटी में भी खूबसूरती इस तरह से है कि जो ग्रुप हैं उनके साथ भी लोग तो हैं, चर्चिज़ तो हैं। तो अगर हम अपनी जगह पर उनको डिवीज़न में भी उनको साथ लेकर चलें और उनको सिखाएं अपनी अपनी जगह पर, तो ज़रूर हम कामयाब हो सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है, उम्मीद जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, और हम पुरुमीद हैं, बल्कि हम सब उम्मीद से हैं। ठीक है, सो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ।